हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। माय नेम इज अंकित एंड वेलकम टू विज्ञान इंस्टीट्यूट। तो आज हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 5 लेकर आए हैं और सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि लेक्चर नंबर 5 में हम पढ़ने क्या वाले हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान से देखो कि आज की क्लास में जो हमारा डिस्कशन है वो होगा नस्ट इक्वेशंस की एप्लीकेशंस पे कि सर जो लास्ट क्लास में हमने नस्ट इक्वेशन ड्राइव की थी उसको हम कहां पर अप्लाई कर सकते हैं, बिकॉज उसका जो एक बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है वहां से आपके एग्जाम में बेटा जी क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। सबसे पहले मैं रिकैप करूं चीजों को। अगर मैं रिकैप करूं तो आपको याद होगा कि हमने सेल का पोटेंशियल निकाला था। सेल का पोटेंशियल हमने स्टैंडर्ड कंडीशन पे निकाल के देखा। पहले स्टैंडर्ड कंडीशन पर बेटा जी हमने सबसे पहले सेल का पोटेंशियल कैलकुलेट किया। उसके बाद हमने नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन पर भी कैलकुलेट करके देखा। नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन पर भी हमने सेल का पोटेंशियल कैलकुलेट करके देखा। आपको याद हो तो स्टैंडर्ड कंडीशन पर अगर मैं किसी भी सेल का पोटेंशियल कैलकुलेट करूं तो उसके लिए मैंने फॉर्मूला बताया था कि E नॉट शेल इज इक्वल टू N1 E नॉट ऑक्सीडेशन प्लस N2 E नॉट रिडक्शन अपॉन N3। अब आपको सारी कहानी याद आ गई होगी कि सर इस फॉर्मूले के थ्रू मैं 100% मतलब कोई भी क्वेश्चन कहीं से आ जाए तो आप इस फॉर्मूले के थ्रू किसी भी सेल रिएक्शन का सेल पोटेंशियल स्टैंडर्ड कंडीशन पर कैलकुलेट कर सकते हो। इसके बाद जब हमने ये कहानी पढ़ ली थी, लेकिन प्रॉब्लम ये आती है कि सर जरूरी नहीं है कि हमेशा कंडीशन स्टैंडर्ड हो। कभी स्टैंडर्ड कंडीशन में अगर कोई डेविएशन हो जाए, मान लो टेम्परेचर चेंज हो जाए, हो सकता है कि जो आप इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर लेकर चल रहे थे उसके अंदर अगर कोई चेंज आ जाए तब हम क्या करेंगे, तो बेटा जी तब हम सेल पोटेंशियल का नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन पर कैसे कैलकुलेट करेंगे। तब मैंने आपको बताया था कि इस महारत काम को करने के लिए जो साइंटिस्ट आए थे उनका नाम था नस्ट। तो नस्ट सर ने सबसे पहले इक्वेशन दी थी कैलकुलेट करने के लिए सेल पोटेंशियल एट नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन। तो मैंने आपको इसका डेरिवेशन भी कराया था कि सर कैसे ड्राइव करेंगे। इन दी एंड जो मेरी इक्वेशन आ रही थी E cell is equal to E naught shell minus 0.0591 upon N into log product की concentration upon reactant की concentration. So this was the final formula for the calculation of cell potential at non-standard condition. तो ये थी हमारी कहानी। यहां पर जो सर E सेल लिखा हुआ है ये नॉन स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल है, ये नॉन स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल है बेटा जी। और ये जो E नोट शेल आप देख रहे हो इसका मतलब क्या है, ये स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल की कहानी है। तो हमने देखा था कि अगर आप किसी भी सेल का नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन पर पोटेंशियल फाइंड आउट करना चाहते हो तो आपको जरूरत पड़ेगी स्टैंडर्ड कंडीशन के सेल पोटेंशियल के। कि मान लो कि अगर मैं उस सेल को स्टैंडर्ड कंडीशन पे ले लूं तब उसका पोटेंशियल कितना होगा, उसकी जरूरत पड़ेगी आपको इसको कैलकुलेट करने के लिए। उसके बाद आपको पता है एन आपको कहां से पता चल जाएंगे कि जो भी आपकी सेल रिएक्शन है उस सेल रिएक्शन के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज आ रहा है, दैट इज एन। और ये प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन थी बेटा जी, ये रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन थी। तो ये हमारी लास्ट क्लास का रिकैपिचुएशन है। तो एक बार ये सारी चीजें आप याद कर लो। देखो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री या मैं पूरी एंटायर फिजिकल केमिस्ट्री की बात करूं तो वहां पर बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं। तो अगर आप उन सारे फॉर्मूलेज को याद करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको रिवीजन करना पड़ेगा, आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा लगाने पड़ेंगे। बिकॉज नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप ज्यादा लगाओगे तो आपको सारे फॉर्मूले रिवाइज हो जाएंगे एंड द सेकेंड थिंग उनको यूज करना आ जाएगा कि सर इन फॉर्मूलेज को हम यूज कैसे करें। तो ये था हमारा रिकैप जो हमने लास्ट लेक्चर में किया था। अब हम आते हैं कि सर नस्ट इक्वेशन तो हमने पढ़ ली, नस्ट इक्वेशन तो हमने पढ़ ली। आज हम डिस्कशन करेंगे एप्लीकेशन ऑफ नस्ट इक्वेशन। आज हमारा जो डिस्कशन है वो है एप्लीकेशन ऑफ नस्ट इक्वेशन। एप्लीकेशन ऑफ नस्ट इक्वेशन कि सर नस्ट इक्वेशन की क्या क्या एप्लीकेशंस हैं। इस
एप्लीकेशन की हेल्प से, या हम कह सकते हैं कि सर इस नर्स्ट इक्वेशन की हेल्प से हम क्या क्या और काम कर सकते हैं। तो आज मैं आपको सिखाऊंगा कि आपके घर के में जो बैटरी होती है वो बैटरी खराब कैसे होती है, उसके खराब होने के पीछे रीजन क्या है, ये आप आज वाली क्लास में सीखने वाले हो। तो यही है आपकी एप्लीकेशन इस नर्स्ट इक्वेशन की। तो बेटा जी मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है जो हमारे सिलेबस में है ना। इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ यही एप्लीकेशन है, नर्स्ट इक्वेशन की बहुत सारी एप्लीकेशंस और भी हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू आवर सिलेबस सिर्फ एक ही एप्लीकेशन है, वो दे रखा है बेटा जी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की कहानी। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की कहानी, इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से आप पहले तो समझो। मैं सिर्फ आपको फॉर्मूले कैलकुलेट नहीं करवाऊंगा, मैं आपको जो भी क्वेश्चंस पढ़ाऊंगा उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस भी बताऊंगा कि ये इसका मैथमेटिकल हमने ये कर लिया, लेकिन इसका फिजिकल यूज क्या है वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या क्या है ये कहानी हम देखते हैं कि सर मेरे घर में जो सेल था, मतलब बैटरी की बात कर रहा हूं मैं, आपने देखा है कि वो सेल कुछ टाइम बाद डैमेज हो जाता है। वो सेल क्या हो जाता है, कुछ टाइम बाद डैमेज हो जाता है। क्वेश्चन ये है कि सर डैमेज क्यों हुआ, सेल के अंदर ऐसा क्या हो गया वो डैमेज हो गया। तो होता है क्या है कि आप जानते हो सेल काम क्या कर रहा था, सेल काम कर रहा था कि सर केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा था। वो भाई सेल आपका क्या कर रहा था कि केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा था। अब प्रॉब्लम क्या हुई कि सर जब इस रिएक्शन के अंदर इक्विलिब्रियम अटेन हो जाता है, जब इस रिएक्शन के अंदर इक्विलिब्रियम आ जाए, मतलब कि अब आपका क्या हो रहा है कि केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रहा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपकी कन्वर्ट हो रही है बेटा जी केमिकल एनर्जी में। तो अगर यहां इक्विलिब्रियम आ गया, सेल के अंदर अगर इक्विलिब्रियम की कंडीशन आ जाएगी, तो बेटा जी आपको यहां पर प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। यहां पर प्रोडक्ट में जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी पहले मिल रही थी वो अब आपको नहीं मिलेगी, और अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी नहीं मिलेगी तो दैट मींस कि कहीं ना कहीं सेल काम ही नहीं कर रहा हमारा। तो सेल अगर कभी कोई डैमेज होता है तो उसके पीछे रीजन रहता है कि सर रिएक्शन जो थी आपकी कि केमिकल टू इलेक्ट्रिकल हम जा रहे थे, वो रिएक्शन आपकी अब इक्विलिब्रियम पर आ गई, और जैसे ही रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर आ गई दैट मींस कि जो प्रोडक्ट हम चाहते हैं, जो प्रोडक्ट हम बनाना चाहते हैं इस रिएक्शन में, वो प्रोडक्ट आपको नहीं मिलेगा, बिकॉज रिएक्शन दोनों तरफ मूव करनी स्टार्ट कर देगी। बहुत इंटरेस्टिंग कहानी अगर मैं तुम्हें बताऊं तो आपको पता होगा कि जैसे बेटा जी कभी कभार घर में बैटरी खराब हो गई तो हम क्या करते हैं कि बैटरी को छत पे रखाते हैं धूप में, बैटरी को छत पे रख के आते हैं, बैटरी लेके आए, बैटरी दोबारा से थोड़ा काम करना स्टार्ट करती है, एक दो दिन चल जाती है, फिर दोबारा खराब हो जाती है। तो क्वेश्चन ये है कि सर जब इक्विलिब्रियम की रिएक्शन आ गई सेल के अंदर, और हमने क्या करा, इसे छत पर ले गए। छत पे ले जाने का मतलब धूप में ले जाने का मतलब कि हमने टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया। और आप बहुत अच्छे से जानते हो कि इक्विलिब्रियम रिएक्शंस को हम शिफ्ट कर सकते हैं डिजायरेबल प्रोडक्ट की तरफ। उनमें कुछ फैक्टर्स थे और ये बात आपको ली चैटेलियर प्रिंसिपल से पता है। तो ली चैटेलियर प्रिंसिपल ने कहा था कि अगर आपके पास कोई भी इक्विलिब्रियम रिएक्शन है, आप उस इक्विलिब्रियम रिएक्शन को डिजायरेबल प्रोडक्ट की तरफ शिफ्ट कर सकते हो, लेकिन कुछ उसमें जो टर्म्स थी उनके साथ आपको चेंज करना पड़ेगा। जहां टेम्परेचर था, प्रेशर था, वॉल्यूम था, बहुत सारी कहानी थी। तो यहां पे छत पे रखने का काम हमारा क्या है कि सर हमने उस सेल का टेम्परेचर बढ़ा दिया। टेम्परेचर की वजह से आपकी रिएक्शन इलेक्ट्रिकल एनर्जी की तरफ शिफ्ट हो जाती है, इसलिए क्या होता है कि थोड़े टाइम तक वो चल जाती है, स्टिल दोबारा उसके अंदर वही रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है, दोबारा इक्विलिब्रियम आ जाता है, और इक्विलिब्रियम आ जाएगा फिर आपकी बैटरी खराब हो जाएगी। तो ये था बेटा जी कि बैटरी खराब होने का रीजन क्या है। अब बात आती है कि सर हम करने क्या वाले हैं यहाँ पे। हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नर्स्ट इक्वेशन सिर्फ इतना पढ़ने के लिए समझा है? नहीं, यहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये तो था फिजिकल सिग्निफिकेंस इस टॉपिक का। अब हम बात करते हैं कि सर अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया तो उन क्वेश्चंस को हम अटेम्प्ट कैसे करेंगे। समझो नर्स्ट इक्वेशन क्या थी। मैं नर्स्ट इक्वेशन की बात करूं तो नर्स्ट इक्वेशन थी हमारे पास कि सर E शेल इज इक्वल टू E नॉट शेल माइनस 0.0591 अपॉन n। इसको मैं लिख सकता हूं लॉग कैसे लिख दिया भाई। आपकी क्वेश्चन क्या थी? आपकी क्वेश्चन थी प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है।
इतनी बात क्लियर है। तो वहां पर जब नस्ट के अंदर, इसका मतलब क्या था, नस्ट इक्वेशन के मतलब इसका था क्यूसी, हम इसको रिएक्शन क्यूसेंट कहते थे, बिकॉज वहां इक्विलिब्रियम नहीं था। जब नस्ट इक्वेशन ड्राइव हुई थी तो वो इक्विलिब्रियम पे नहीं थी, वो इक्विलिब्रियम स्टेट को छोड़कर जो भी स्टेट किसी रिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर थी उसका डिस्कशन था। तो कहने का मतलब कि ये मेरे पास नस्ट की एक इक्वेशन थी, बस मैंने यहां क्या कर दिया कि जो प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन का रेशियो था उसको मैंने क्या कह दिया, रिएक्शन क्यूसेंट कह दिया, क्योंकि इसकी वैल्यू मैंने वो रखी थी। अब हम क्या कर सकते हैं सर, अगर ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर आ जाए, एट इक्विलिब्रियम, मान लीजिए नस्ट सर की इक्वेशन को मैं अगर इक्विलिब्रियम पर रख दूं तो चेंजेस क्या क्या आएंगे वो समझो। सबसे पहली बात कि आपको पता है कि सर अगर इक्विलिब्रियम में आ गया तो ये क्यूसी अब आपका क्या हो जाएगा, केसी हो जाएगा। भाई जो आपका रिएक्शन क्वोशिएंट था, अब मैं कह रहा हूं कि इक्वेशन आपकी इक्विलिब्रियम पर आ गई तो जो रिएक्शन क्वोशिएंट है वो आपका क्या हो गया, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो गया। दूसरा चेंज क्या आएगा बेटा जी, आप जानते हो कि सर नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन पर जो गिब्स फ्री एनर्जी का चेंज होता है, इक्विलिब्रियम पर ये जीरो हो जाता है। भाई डेल्टा जी पॉजिटिव होता है नॉन स्पॉन्टेनियस के लिए, नेगेटिव होता है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए या फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए। और जब डेल जी आपका जीरो हो जाए तो इसका मतलब यह है कि रिएक्शन आपकी दोनों डायरेक्शन में मूव कर रही है, मतलब इक्विलिब्रियम की कहानी है। तो अगर डेल जी इज इक्वल टू जीरो है तो हम जानते हैं कि डेल जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई सेल होगा। तो यहां से मैं कह सकता हूं कि सर जो आपका ई सेल है वो जीरो के बराबर आ जाएगा या नहीं आ जाएगा। तो आपने देखा कि सर जैसे ही रिएक्शन आपकी इक्विलिब्रियम में आई, इक्विलिब्रियम में आने की वजह से इसके अंदर दो चेंजेस आ गए। एक तो सर यहां पे जो क्यूसी था वो केसी के बराबर हो गया। दूसरा चेंज कि सर जो डेल जी था वो डेल जी इक्विलिब्रियम पर जीरो हो जाता है। अगर डेल जी जीरो हुआ तो डेल जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई, ये तो हम पढ़ते हुए आ रहे हैं अब तक। अगर ये हम इक्वेट कर लें तो आप देख सकते हो कि सर यहां से ई सेल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जीरो आ जाएगी। मैं इसको रफ कर रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लेना। अगर ये वैल्यू बेटा जी जीरो आ गई, अगर ये वैल्यू हमारी जीरो आ गई तो अब क्या कहानी है, समझो इस बात को। अगर ये वैल्यू जीरो आ गई, अब मैं क्या करता हूं कि ये दोनों कंडीशंस को इस इक्वेशन में पुट कर दो। तो यहां पे क्या आ जाएगा आपके पास आ जाएगा कि सर ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट शेल, मैं लिख लेता हूं, और माइनस के 0.0591 अपॉन एन लॉग आपकी ये इक्वेशन है। मैं पुट करता हूं तो बेटा जी जैसे ही पुट करूंगा ये ई सेल आपका क्या हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, है ना। और ये QC आपका क्या है, QC इज इक्वल टू क्या है, KC, बस पुट कर दो तो ये आपका जीरो इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस के 0.0591 अपॉन एन लॉग, और ये हो गया आपका KC। थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं इक्वेशन को। जब मैं इसे और सॉल्व करूं तो ई सेल को आप इधर रहने दो, बाकी को इधर ले आओ, मतलब ये इक्वल हो जाएंगे। तो हम लिख सकते हैं इसे कि ई नॉट सेल इज इक्वल टू 0.0591 अपॉन एन, और ये हो गया आपका लॉग KC। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूं कि इस वाली टर्म को भी बेटा जी, इस वाली टर्म को भी मैं इधर ले जाऊं तो ये n तो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा आपके पास ई नॉट शेल n इंटू ई नॉट शेल इज इक्वल टू 0.05, इसको भी अगर हम लेंगे तो नीचे आ जाएगा 0.0591 इज इक्वल टू लॉग KC। क्लियर है इतनी बात तो सबको, इसमें तो किसी कोई डाउट नहीं। अगर मैं यहां से, क्योंकि मुझे कैलकुलेट करना है बेटा जी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ध्यान रखना कि अगर कभी भी एमसीक्यू क्वेश्चंस में होता है क्या कि बोर्ड एग्जामिनेशंस में हो सकता है वो आपसे ज्यादा कैलकुलेशन ना करवाए, तो क्या होगा कि वो आपने डायरेक्ट पूछ लेगा कि लॉग KC की वैल्यू क्या है। तब तो बेटा जी ये फॉर्मूला लगा देना आप, ई नॉट शेल की वैल्यू पुट करके, एन की वैल्यू पुट करके, और इसके साथ कैलकुलेट करके लॉग KC की वैल्यू आपकी आ जाएगी। लेकिन अगर वो आपसे KC पूछ रहा है कि सर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू बताओ कितनी आएगी, तो यहां पर अगर मैं इस बात को समझूं तो बेटा जी हमें क्या है कि दोनों तरफ एंटी लॉग लेना पड़ेगा। तो यहां पे क्या कह देंगे, टेकिंग एंटी लॉग बोथ साइड, हम दोनों तरफ एंटी लॉग ले लेंगे। और जैसे ही एंटी लॉग लेंगे तो जहां पर लॉग है ये लॉग तो आपका हट जाएगा, और ये जितनी भी आपको दिखाई दे रही है ये सब 10 की पावर में चला जाएगा। तो एंटी लॉग लेने का तरीका समझ लो कि अगर लॉगरिथम लॉग है तो अगर मेरे पास ये एंटी लॉग लिया तो जहां लॉग है वो तो हट जाएगा, जहां लॉग नहीं है वो वैल्यू आपकी 10 की पावर में चली जाएगी। मतलब कि यहां पे आ जाएगा सर KC इज इक्वल टू 10 की पावर
n into E naught shell upon 0.0591. So this is the formula for the calculation of equilibrium constant. तो ये है हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालने का फॉर्मूला। तो इस तरीके से हम इस इक्वेशन को ड्राइव करते हैं, ठीक है। तो मतलब आपको नस्ट इक्वेशन की कहानी समझ में आ गई। नस्ट इक्वेशन की एप्लीकेशन जो है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, उसका भी डेरिवेशन हमें समझ में आ गया कि उसकी कहानी क्या है। अब आते हैं कुछ क्वेश्चंस की तरफ कि सर कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, बिकॉज हमने बहुत सारी चीजें पढ़ ली। सेट पोटेंशियल निकालना सीख लिया, सेल पोटेंशियल के साथ साथ हमने नस्ट इक्वेशन निकालनी सीखी। नस्ट इक्वेशन के साथ साथ बेटा जी हमने क्या करा कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को भी कैलकुलेट कर लिया। अब हम इसके बाद डिस्कस करते हैं कुछ क्वेश्चंस मैं आपको कराता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। पहले आप वीडियो को रोक के उनको करने की कोशिश करना, अगर नहीं होंगे तो फिर मैं आपको क्वेश्चंस वो बताता हूं, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं, मैं इसे रफ कर देता हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ठीक है। चलो अब क्वेश्चंस लिखो, क्योंकि बिकॉज हमें कॉन्सेप्ट आ गया, फॉर्मूले ड्राइव करने आ गए। उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट पोर्शन है बेटा जी कि उनको अप्लाई करना भी आना चाहिए कि हाउ कैन वी अप्लाई द ऑल कॉन्सेप्ट्स, हम कैसे सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स पे क्वेश्चंस फॉर्मूले को अप्लाई कैसे करें। तो देखो क्वेश्चन क्या है, आपसे कह दिया कि सर आपको दे रखा है कि ई नॉट Fe3 प्लस से हम Fe2 प्लस जा रहे हैं। इसका पोटेंशियल आपको गिवन है 0.77 वोल्ट आपको गिवन है। दूसरा आपको गिवन है बेटा जी ई नॉट शेल, अब हम Fe2 प्लस से Fe गए तो इसका पोटेंशियल आपको दे रखा है माइनस के 0.44 वोल्ट। ध्यान से समझो, कैलकुलेट आपको क्या करना है, कैलकुलेट आपको करना है इस इक्वेशन में कि कैलकुलेट Fe3 प्लस से हम जाएंगे Fe, तो इसका पोटेंशियल कितना होगा। मतलब हम ये कह सकते हैं कि वो पूछ रहा है कि अगर Fe3 प्लस से हम 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करें और Fe सॉलिड में चले जाएं तो इस रिएक्शन को होने में कितना पोटेंशियल यूज होगा, वो आपसे इसका पोटेंशियल फाइंड आउट करा रहा है। देखो बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। अब अगर आप एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चले तो आप इस क्वेश्चन को करके दिखा दो। आप स्क्रीन इसको रोक लो और रोकने के बाद इसको करने के एक बार ट्राई करो कि आपने एनसीईआरटी में जो फॉर्मूला पढ़ा है क्या उस फॉर्मूले से क्वेश्चन हो जाएगा या नहीं होगा, एक बार कोशिश करो, ठीक है। चलो मैं बताता हूं, देखो क्वेश्चन में क्या करना है। कभी भी इस तरीके के क्वेश्चंस आए तो सबसे पहला काम क्या है कि आप इन इक्वेशंस को ठीक से लिख लो, क्योंकि ये तो रिप्रेजेंटेशन है, ये क्या है, इलेक्ट्रोड का रिप्रेजेंटेशन है। आप इक्वेशन लिखो, इस इक्वेशन को अगर मैं लिखूं तो क्या है बेटा जी, इसको अगर मैंने लिखा तो ये कह रही है कि अगर Fe+3 है मेरे पास, वो एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके Fe2+ में कन्वर्ट हो रहा है और एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने में जितना पोटेंशियल उसका यूज हो रहा है वो आपको दे रखा है 0.77 वोल्ट। ध्यान से समझना। दूसरा काम क्या है कि सर दूसरी एक इक्वेशन है, अगर मैं इस इक्वेशन को ठीक से लिखूं तो ये क्या कह रही है कि सर Fe2+ से अगर मैं 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लूं तो ये रिएक्शन कहां चली जाएगी, Fe पर। ये कहां चली जाएगी, Fe पर। इस रिएक्शन का पोटेंशियल आपको -0.44 वोल्ट गिवन है, ठीक है। आपको इक्वेशन ये बनानी है, आपको इक्वेशन क्या करनी है, ये इक्वेशन बनानी है। इसमें तो कुछ है ही नहीं, ये तो बहुत सिंपल सी कहानी है। अगर मुझे ये इक्वेशन बनानी है तो मैं क्या करूं, इस रिएक्शन को दोनों को ऐड कर दूं। मैंने इस रिएक्शन को ऐड करा तो ऐड करने पे देखो क्या हो जाएगा कि ये Fe2+ से Fe2+ कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहां आपके पास क्या बचा, यहां बचेगा बेटा जी Fe3+। इलेक्ट्रॉन से ऐड होंगे तो यहां पे आ जाएगा आपके पास 3 इलेक्ट्रॉन और फाइनल रिएक्शन जो आएगी वो आपकी यहां पे Fe आ गई। अब बात यह है कि सर हमने अब तक पढ़ा था कि यहां पर जो पोटेंशियल अगर मैं इसका निकालूंगा, ये जो फाइनल रिएक्शन का पोटेंशियल कैलकुलेट करूंगा, रिएक्शन तो मैंने ऐड कर दी है, क्या इनके पोटेंशियल भी ऐड हो जाएंगे, नहीं, इनके पोटेंशियल्स ऐड नहीं होंगे। मतलब डायरेक्टली आप इनको ऐड नहीं कर सकते, बिकॉज मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि पोटेंशियल एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है और इंटेंसिव प्रॉपर्टी पे एडिशन का कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं है, बिकॉज ये कैसी प्रॉपर्टी है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। ये कैसी प्रॉपर्टी है, इंटेंसिव। तो मैंने आपको बताया था कि अगर किसी सेल रिएक्शन के अंदर, फाइनल सेल रिएक्शन के अंदर अगर डायरेक्टली इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो तो आप पोटेंशियल कैसे निकालोगे कि सर E नॉट शेल इज इक्वल टू N1E1, मतलब जो आपकी फर्स्ट वाली रिएक्शन है, प्लस N2E2 जो आपकी सेकेंड वाली रिएक्शन है, अपॉन N3। अब
समझो एक एक चीज को, मतलब N1 का मतलब कि जो आपकी फर्स्ट रिएक्शन है उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, तो आपको दिख रहा है कि सर एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, तो N1 की वैल्यू तो 1 आ गई यहां पे। N2 इवन मतलब इस रिएक्शन का पोटेंशियल कितना है ये दे रखा है आपको, तो पोटेंशियल की वैल्यू लगा दी हमने 0.77 वोल्ट प्लस N2 देखो ध्यान से कि जो दूसरी वाली रिएक्शन है, इस दूसरी वाली रिएक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर है, तो बेटा जी आपको दिखाई दे रहे होंगे यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज है, तो N2 की वैल्यू हमने 2 पुट कर दी। E2 इसका पोटेंशियल माइनस में दे रखा है, -0.44 वोल्ट है, अपॉन N3 का मतलब कि जो आपकी फाइनल सेल रिएक्शन है उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज है, तो बेटा जी यहां पे आपको 3 इलेक्ट्रॉन का चेंज रख रहा है, तो यहां पे आपने 3 लगा दिया। अब आप कैलकुलेट कर लो ये कितना हो जाएगा, 0.77 माइनस डबल करेंगे तो 0.88 आ जाएगा, अपॉन वैल्यू कितनी आ रही है इसकी 3 आ रही है, और ये अगर 3 आ रही है तो आप अगर ढंग से कैलकुलेट करें तो ये कितना आ जाएगा, माइनस के 0.11 अपॉन 3, 0.33 जा 9 और 2 मतलब आपका 3.6 के अप्रॉक्स इसका आंसर आ जाएगा, -3 ये इतने वोल्ट पोटेंशियल यूज होगा बेटा जी अगर हम इस रिएक्शन को यहां से करेंगे। तो मैं फिर कह रहा हूं कि अगर आपने जो एनसीईआरटी के अंदर फॉर्मूला पढ़ा है आप 50 बार ट्राई कर लो, इस क्वेश्चन को आप उसके थ्रू कभी सॉल्व नहीं कर पाओगे, बिकॉज ये क्वेश्चन, और ये भी बता दूं ये क्वेश्चन आपका नीट के एग्जाम में एक बार पूछा गया था। और एक और खासियत बात है बेटा जी एग्जाम वालों की, ये बड़ी चालाकी करते हैं आपके साथ क्या करेंगे, उन्हें पता है कि आप एनसीईआरटी वाला फॉर्मूला लगा के कैलकुलेट करोगे, तो वो क्या करेंगे कि एनसीईआरटी के हिसाब से जो आपका आंसर बनेगा वो पहला ही ऑप्शन होगा आपका। और बच्चे इतना सोचते नहीं, उन्होंने पहला आंसर देखा तुरंत ही टिक कर देते हैं और बेटा जी माइनस में चली जाती है उनकी कहानी। ठीक है, तो क्वेश्चंस को पहले ढंग से देखो कि क्वेश्चंस में पूछ क्या रहा है, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, क्या कहानी है। तो मैंने आपको बता दिया है कि सेल पोटेंशियल अगर आपको अच्छे से निकालना है तो 100% वैलिड फॉर्मूला बेटा जी यही है। तो ये था हमारा एक क्वेश्चन। अब आता हूं मैं सेकंड क्वेश्चन आपको देता हूं, देखो आप पहले ट्राई करना। हाँ तो चलो हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि सर दूसरा क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, पहले आप ट्राई करना इस क्वेश्चन को करने की, अगर आप पे ना हो तब आप मैं बताऊंगा ये क्वेश्चन आपको, मुझसे पूछना। क्वेश्चन है कि एक रिएक्शन है Fe+3 और इसको हमने 1 इलेक्ट्रॉन दिया और यहां से हम रिएक्शन पे चले गए Fe2+। इस रिएक्शन का पोटेंशियल आपको गिवन है 0.77 वोल्ट बेटा जी, आपको पोटेंशियल इस रिएक्शन का दे दिया। आपसे कह रहा है कैलकुलेट करो, कैलकुलेट ये ई नोट निकाल रहे हैं, चलो ये मान लो पोटेंशियल पे आप ई कह दो, कैलकुलेट ई एंड डेल्टा जी आपको कैलकुलेट करना है फॉर एक रिएक्शन आपको दे दी 3Fe3+ प्लस 3 इलेक्ट्रॉन और ये रिएक्शन जा रही है आपकी 3Fe2+ पे। पहले एक बार खुद से ट्राई करो, देन मैं आपको बताऊंगा कि ये क्वेश्चन आपको करना कैसे है। एक बार ट्राई करो क्वेश्चन, ठीक है। चलो अब मैं बताता हूं आपको क्वेश्चन ये कैसे, किस तरीके से सर ये क्वेश्चन करना है। अगर आपने मेरा कॉन्सेप्ट ठीक से पढ़ा है तभी आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। अगर आप इसमें फर्स्ट आप वीडियो इसको देख रहे हो तो आप इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे, बिकॉज आपने ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए कॉन्सेप्ट पढ़ा ही नहीं है, बल्कि क्वेश्चन आपको सिंपल लग रहा है लेकिन जब आप करोगे गलत कर दोगे। क्या गलती है देखो समझो, हमने कहा कि सर ये रिएक्शन मुझे एक दे रखी है कि Fe3+ में अगर मैं 1 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दूं तो ये Fe2+ में पहुंच जाएगी, मतलब कहीं ना कहीं रिडक्शन हो रहा है और इस रिडक्शन का पोटेंशियल भी गिवन है। इस रिडक्शन का पोटेंशियल भी आपको दे रखा है कि सर E1 = 0.77 वोल्ट। अब वो कह रहा है कि अगर इस रिएक्शन में मैं देखो चेंज क्या है इस रिएक्शन में, बस आपने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया है भैया, 3Fe3 3 इलेक्ट्रॉन हो गए, 3Fe2+ हो गए, बस इतना ही तो चेंज है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि इसके यहां भी रिडक्शन पोटेंशियल ही हो रहा है, वो पूछ रहा है कि सर जो इसका रिडक्शन पोटेंशियल हो रहा है उसकी वैल्यू क्या होगी और चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी की वैल्यू क्या होगी, यहां से आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। अब अगर आपने दिमाग नहीं लगाया तो आप क्या करोगे कि सर यहां से 3 की मल्टीप्लाई कर दी, पोटेंशियल में भी 3 की मल्टीप्लाई कर दो, तो दैट मीन्स यहां पे हम 3 से मल्टीप्लाई करके इसका ई नोट कितना निकाल देंगे, इसका निकलेगा 3 × 0.77 वोल्ट, मतलब 3 7 जा 21, 3 7 जा 21, 22 पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे, तो आपका 2.21 वोल्ट आ रहा है। लेकिन ये आंसर बिल्कुल गलत है, आपको माइनस दिलवाएगा ये, प्लस तो बहुत दूर की बात है, माइनस में जाएगी आपकी गाड़ी।
सर करना क्या है कि कॉन्सेप्ट है क्या, फिर जब हम यहाँ 3 की मल्टीप्लाई कर रहे हैं यहाँ क्यों नहीं कर रहे? बिकॉज मैंने आपको बार बार चिल्ला के एक ही बात बताई थी कि ये जो पोटेंशियल है ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, और इंटेंसिव प्रॉपर्टी में आप चाहे 5 की मल्टीप्लाई करो 10 की मल्टीप्लाई करो, भाई टेम्परेचर इंटेंसिव है। एक रूम का टेम्परेचर अगर 25 है तो मान लो कि आपकी गली में 50 रूम है, अगर मैं उनको जोड़ दूं तो 25 इंटू 10 नहीं होने का टेम्परेचर आपका 25 ही रहेगा सब जगह। सेम कहानी है कि पोटेंशियल अगर इस रिएक्शन का इतना है तो मैं इसकी कितनी भी क्वांटिटी ले लूं पोटेंशियल उतना ही रहेगा, पोटेंशियल में कोई चेंज नहीं आने वाला बेटा जी। तो अगर हम इसको देखें तो इसका ई नॉट जो होगा, मतलब जो इसका E1 आ रहा है वो सेम ही रहेगा 0.77 वोल्ट, बिकॉज पोटेंशियल चेंज नहीं होगा अमाउंट के बढ़ाने से। अब दूसरी चीज की सर डेल्टा जी कितना होगा? तो डेल्टा जी का तो आप जानते हो कि सर -NFE लगा दो, कहानी खत्म। माइनस n की वैल्यू देखो कि सर इसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, तो आपने देखा 3 इलेक्ट्रॉन -3। f क्या है? आप जानते हो कि सर f इज अ फैराडे नंबर। f क्या है? फैराडे नंबर। और मैंने आपको बताया था कि फैराडे नंबर का मतलब होता है कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज, और इसको मैंने कैलकुलेट भी करवाया था जो अप्रॉक्स 96500 के आसपास आ रहा था, कूलम पर मोल आ रहा था। आप लगा दीजिए वैल्यू के 96500 इंटू ई, आपने कैलकुलेट कर लिया, वो चेंज ही नहीं हुआ तो 0.77 वोल्ट। और इस टर्म को मैं कैलकुलेट कर लूं, जब मैं इस टर्म को कैलकुलेट कर लूंगा जो भी आपका आंसर आएगा वो एक्यूरेट आएगा, 100% मार्क्स आपको देके जाएगा। तो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बहुत अच्छे बच्चे इस क्वेश्चन को गलत कर लेते हैं। ठीक है, और क्वेश्चन कराता हूं मैं आपको, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। ऐसे नहीं कि हलवे की तरह कोई क्वेश्चन मैं आपको दे दूंगा तो आप 2 मिनट में कर दोगे उस क्वेश्चन को, है ना। कुछ ऐसे क्वेश्चंस करें जो सच में बहुत इंपॉर्टेंट हो, जिसमें कुछ सोचने पे हम मजबूर हो जाएं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर मैं आपको दूं बेटा जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सेकेंड दीजिए मुझे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाँ ये लिखो, क्वेश्चन लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है बेटा जी आपको कि कैलकुलेट ई सेल फॉर अ रिएक्शन। कैलकुलेट ई सेल फॉर अ रिएक्शन। आपको एक रिएक्शन के लिए सेल पोटेंशियल निकालना है, ये आपको दे दिया गिवन। रिएक्शन आपको दिए कि रिएक्शन है मेरे पास सर जिंक प्लस कॉपर प्लस 2, और कॉपर प्लस 2 की मोलैरिटी, मतलब आपको अमाउंट कॉन्सेंट्रेशन दे रखी 0.1 मोलैरिटी। रिएक्शन आपकी चली आगे जाके कॉपर में कन्वर्ट होगी, उसके साथ यहाँ पे Zn+2 बन गया, और जिंक का अमाउंट आपको 0.01 मोलैरिटी आपको गिवन है। आपको कुछ डेटा और भी दे रखा है कि व्हेन इस रिएक्शन के अंदर जो ई नॉट Zn+2 से जब हम Zn जाएंगे तो माइनस के 0.76 वोल्ट पोटेंशियल चाहिए। आपको गिवन है कि अगर मैं कॉपर +2 से कॉपर जाऊंगा तो 0.34 वोल्ट का पोटेंशियल आपको चाहिए। समझो, क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है और इस तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए मैं आपको सारे वही क्वेश्चंस करा रहा हूं जो सच में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पहले इस क्वेश्चन को लिख लो, सबसे पहला काम कि इस क्वेश्चन को अच्छी सी जगह पर लिख लो। अब देखो क्वेश्चन कह क्या रहा है, वो कह रहा है कि आपको सेल पोटेंशियल निकालना है। पहली टर्म तो हमने सेल पोटेंशियल पे थोड़ा सा फोकस किया इस रिएक्शन के लिए, और इस रिएक्शन में आपको दिखाई दे रहा है कि सर जो कॉपर +2 है उसकी मोलैरिटी अब 1 नहीं है। समझो, पकड़ो क्वेश्चन को कि उसकी मोलैरिटी 1 नहीं है, जिंक की मोलैरिटी 1 नहीं है। तो ये तो आपको क्लियर हो रहा है कि सर ये स्टैंडर्ड कंडीशन नहीं है। अगर ये कंडीशन स्टैंडर्ड होती तो ये पोटेंशियल यहां भी 1 मोलर होता, पोटेंशियल आपका यहां भी 1 मोलर ही होता। समझे? चलो, अब ये तो समझ में आ गया कि सर ये जो पोटेंशियल की बात है ये हम नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन पे कैलकुलेट करेंगे, नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन पर ही हम सेल पोटेंशियल की बात करेंगे। तो कहीं ना कहीं यहां पे कहानी आ गई अब नस्ट इक्वेशन की। यहां पे हम नस्ट इक्वेशन का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे कि नस्ट इक्वेशन से ही हम इस रिएक्शन के लिए या इस सेल के लिए पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हैं। चलो अब आते हैं मुद्दे पे। आपको गिवन है इसकी कॉन्सेंट्रेशन, इसकी कॉन्सेंट्रेशन, आपको गिवन है इसका पोटेंशियल, इसका पोटेंशियल। तो देखो आप जानते हो नस्ट इक्वेशन क्या है। नस्ट इक्वेशन है कि ई नॉट शेल
सॉरी ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट शेल माइनस के 0.0591 अपॉन एन लॉग प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन। और ये कॉन्सेंट्रेशन हम किसकी लेते हैं? सॉलिड की 1 कंसीडर कर लेते हैं, यूनिटी मान लेते हैं, ठीक है, लिक्विड की लेंगे यहां पे। अब ये अगर मेरे पास कहानी है तो पहली चीज देखो, आपको ई नोट शेल कैलकुलेट करना पड़ेगा, बिकॉज ई नोट शेल आपको डायरेक्टली इस क्वेश्चन में गिवन नहीं है। ई सेल आपको निकालना है, एन आप फाइनल सेल रिएक्शन बना के निकाल लेंगे, प्रोडक्ट में कॉन्सेंट्रेशन गिवन है, रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन आपको गिवन है। चलो करते हैं पहला काम, ई नोट शेल निकालने का। तो हम सबसे पहले इसके अंदर ई नोट शेल निकालेंगे, ठीक है, ई नोट शेल निकालते हैं। तो पहले मैं रिएक्शन लिख लूं इसे बहुत अच्छे से। भाई इस रिएक्शन को अगर हम लिखें, ये रिएक्शन आपको दे रखी, ई नोट शेल निकालना है, तो ई नोट शेल की अगर मैं बात करूं, या ध्यान से देखो कि सर जिंक था, रिएक्शन जिंक से कहां गई है? Zn+2 में। मतलब कि लेफ्ट टू राइट जाने पर अगर ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रही है तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं ऑक्सीडेशन। तो बेटा जी जिंक का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। अगर मैं कॉपर +2 की बात करूं तो कॉपर +2 कॉपर से कहां जा रहा है? 0 पे। और हायर ऑक्सीडेशन स्टेट से लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट जाते हैं तो वो हमारी रिएक्शन होती है बेटा जी रिडक्शन की रिएक्शन। क्लियर है? इतनी बात तो क्लियर होगी सर, ये दे रखा है। अब आप जानते हो कि सर अगर, क्योंकि इस फाइनल सेल रिएक्शन के अंदर कोई भी डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, तो मतलब आपके N1, N2, N3 की वैल्यू बराबर है। और अगर उनकी वैल्यू बराबर है तो हम ये देखेंगे कि इन द एंड हमारा फॉर्मूला यही आएगा, ई नॉट ऑक्सीडेशन ई नॉट रिडक्शन। भाई मैंने N1, N2, N3 की वैल्यू बराबर करके उस फॉर्मूले में लगाई तो हमारे पास ये फॉर्मूला आ गया, ठीक है। चलो अब यहां पर मुझे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसका चाहिए? क्योंकि जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है इसलिए जिंक का ही ऑक्सीडेशन पोटेंशियल चाहिए। तो ध्यान से देखो, क्या आपको जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल गिवन है? बस यही गलती मत करना, यहां पर जो पोटेंशियल आपको गिवन है वो Zn+2 का है। मतलब Zn+2 से Zn जाए, मतलब कि जिंक +2 का रिडक्शन पोटेंशियल आपको पता है। आपको निकालना क्या है इसका? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो मैंने बताया था कि दोनों कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं एक दूसरे के। अगर इसका रिडक्शन पोटेंशियल ये है तो इसका जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा, मतलब Zn से अगर हम Zn+2 जाएंगे वो प्लस का 0.67 वोल्ट हो जाएगा। क्लियर है इतनी बात? चलो रिडक्शन सर किसका हो रहा है? कॉपर +2 का। कभी गलती मत करना, कॉपर का रिडक्शन नहीं बोलते, इसको हम क्या बोलते हैं? कॉपर +2 का रिडक्शन हो रहा है। तो ये तो कॉपर +2 का ही रिडक्शन दे रखा है, ये तो ठीक है, इसमें तो काम चल रहा है। लगा दो वैल्यू। सर ये कितना हो गया? ये हो गया मेरे पास 0.76 वोल्ट प्लस 0.34 वोल्ट। कैलकुलेट करा हमने तो ये आ जाएगा आपका 460 और 4 और 7 11, तो ये आ जाएगा मेरे पास 1.10 वोल्ट। तो मतलब आपने ई नोट शेल कैलकुलेट कर लिया। लगा दो क्या है इस क्वेश्चन में। अब आपने देखा कि सर ई सेल मुझे निकालना है, ई नोट शेल 1.10 वोल्ट आपका आ गया, माइनस 0.0591। एन की वैल्यू इस सेल रिएक्शन में देखो सर, दो ही इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर है, जिंक Zn+2 में जा रहा है 2 इलेक्ट्रॉन निकाल के, और वो 2 इलेक्ट्रॉन कौन एक्सेप्ट कर रहा है? कॉपर +2। तो कहीं ना कहीं 2 इलेक्ट्रॉन का ही चेंज है इस रिएक्शन के अंदर। तो बेटा जी एन की वैल्यू आपकी 2 हो गई। उसके बाद लॉग और प्रोडक्ट में कौन है आपका? Zn+2 की कॉन्सेंट्रेशन ये कितनी है? 0.01 अपॉन यहां पे रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन में 0.1 आ रहा है। क्लियर है? चलो मैं सॉल्व करता हूं इसे थोड़ा सा। मैंने लिखा 1.10 माइनस 0. अब देखो ये 0.0591 है। मैं थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन यूज कर लेता हूं बिकॉज मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है, टाइम लगेगा। तो अगर आपको टाइम से बचना है, बिकॉज आपके एमसीक्यूज एग्जाम है, तो थोड़ी स्ट्रेटेजी लगाओ। एमसीक्यू में आपको बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं, अगर आपका आसपास भी आंसर आता है तो आप टिक कर देते हो कि सर ये है, तो आप अप्रोक्सीमेशन लगाओ। क्या मैं इसको 0.06 नहीं लिख सकता? 591 आप 6 लिख दो, कोई बड़ी बात नहीं है, मतलब बहुत बड़ा कोई ड्रास्टिक चेंज नहीं आने वाला। अपॉन 2 मैंने यहां एज इट इज रहने दिया। लॉग ये मेरे पास है, इसे बहुत अच्छे से, वैसे तो 1/10 आ जाएगा, और अच्छे से सॉल्व करके बताऊं तो आप इसको क्या लिख सकते हो? इसको लिख सकते हो 10 की पावर -2। इसको हम क्या लिख सकते हैं? 10 की पावर -1। ये ऊपर जाएगा तो बेटा जी ये अगर ऊपर गया तो 10 की पावर ये कितना हो जाएगा? +1। तो -2 +1 यहां पे ओवरऑल आपका बचेगा 10 की पावर -1। ठीक है, आप एक क्वेश्चन जानते होंगे कि सर log x की पावर n इज इक्वल टू n log x होता है।
है ना, बचपन से पढ़ रहे हो बात। चलो तो यहां पर अगर सर मैं ई सेल निकालूं तो यार आपका 1.10 वोल्ट तो आपका ई नॉट सेल था, और ये अगर मैं इसे यहां से कैंसिल आउट कर दूं तो 0.03 हो जाएगा। इसको अगर मैं लिखूं तो ये कितना आ जाएगा, -1 log10, और आप जानते हो log10 की वैल्यू कितनी होती है 1। सॉल्व कर दो तो सर ये माइनस माइनस प्लस, तो 1.10 प्लस 0.03 आपका आ गया। आप जब इसे पूरा अच्छे से कैलकुलेट करके लिखोगे तो ये आ जाएगा 1.13 वोल्ट आपके पास नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन पर सेल पोटेंशियल आ गया, जब कॉन्सेंट्रेशन आपको इतनी गिवन है। तो ये था हमारा एक तरीके का क्वेश्चन जिसमें हमने नस्ट इक्वेशन का यूज करा। एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि सर जो हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की कहानी हमने पढ़ी थी एप्लीकेशन इन नस्ट इक्वेशन में, उससे रिलेटेड भी कोई क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, तो आप इसके स्क्रीनशॉट लो, मैं क्वेश्चन देता हूं, पहले आप खुद से ट्राई करोगे, वीडियो को पॉज करके, जब आप पे नहीं होगा तब आप इस वीडियो को आगे बढ़ा के देख लेना कि मैं कैसे करूंगा उस क्वेश्चन को। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लिखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन सर क्या है हमारे पास। अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन का डिस्कशन आपके सामने करूं, चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि कैलकुलेट के इक्विलिब्रियम फॉर इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन। आपके पास एक इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन है, उस इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन के लिए के इक्विलिब्रियम कैसे कैलकुलेट करें। रिएक्शन आपको गिवन है कि 2Fe3+ SN+2, और ये इक्विलिब्रियम पे रिएक्शन हुई 2Fe+3 SN+4। देखो ये रिएक्शन है। आपको डेटा क्या क्या गिवन है बेटा जी, इसके अंदर आपको दे रखा है कि E0 Fe3+ से अगर हम Fe2+ गए तो पोटेंशियल 0.75 वोल्ट है। दूसरा आपको क्या दे रखा है कि सर E0 SN+4 से SN+2 गए तो 0.15 वोल्ट पोटेंशियल आपको दे रखा है। ध्यान से समझो, आपसे पूछ रहा है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। समझो इस क्वेश्चन को, आप पहले ट्राई करो इस क्वेश्चन को वीडियो को पॉज करके, और उसके बाद देखना कि मैंने कैसे कराया। अगर नहीं होता तो एक बार चेक करो। अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपको निकालना है, तो सर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का हमने सीधे से देख लिया कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बराबर फॉर्मूला क्या आ रहा था कि 10 की पावर E0 शेल इंटू 0.059 सॉरी इंटू हमारे पास क्या था N/0.0591। ये हमारा के इक्विलिब्रियम निकालने का फॉर्मूला था। ठीक है, अगर मैं इसे कैलकुलेट करूं तो कैसे करेंगे। देखो सर, अब जरूरत किसकी है आपको, एक तो E0 शेल निकालना है, N की वैल्यू मैं इस रिएक्शन से निकाल लूंगा, देख लूंगा कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर है, बाकी तो कैलकुलेशन आपको करनी है। तो E0 शेल आपको यहां से निकालना है, इसको हम देख लेते हैं। तो अगर मुझे इस रिएक्शन का E0 शेल निकालना है तो देखो ध्यान से, E0 शेल अगर मैं निकालूं तो पहले देखो कि इस रिएक्शन के अंदर कोई डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, नहीं है। अगर डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है तो सर ये फॉर्मूला काम कर जाएगा, E0 ऑक्सीडेशन प्लस E0 रिडक्शन। ये क्यों काम कर गया, बिकॉज N1 N2 N3 इसके लिए बराबर है, तभी आपकी फाइनल सेल रिएक्शन के लिए डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है। चलो अब यहां पे ऑक्सीडेशन पहले चेक कर रहे हैं सर। Fe जो है वो +3 से आपका Fe जो है वो आपका +3 से +2 में जा रहा है। Fe आपका +3 से कहां जा रहा है बेटा जी, +2 में। अगर ये +3 से +2 में जा रहा है तो आयरन का क्या हो रहा है, रिडक्शन। बिकॉज अगर ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होगा तो रिएक्शन में उसमें क्या कहते हैं कि सर रिडक्शन हो रहा है। और Sn+2 आपका कहां जा रहा है, Sn+4 में। ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रही है तो दैट मींस ये रिएक्शन आपकी कौन सी है, ऑक्सीडेशन की रिएक्शन है। ये कौन सी रिएक्शन है आपकी, ऑक्सीडेशन की रिएक्शन है। तो ये रिडक्शन है, ये ऑक्सीडेशन है। अब यहां देखो कि सर Fe+3 से Fe+2 पर जाना, ये तो हमें रिडक्शन पोटेंशियल चाहिए इस रिएक्शन का, तो आपको देखो रिडक्शन पोटेंशियल इसका गिवन है। लेकिन Sn2 से रिएक्शन कहां जा रही है, Sn+4 पे। मतलब इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। क्या ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आपको गिवन है, ध्यान से देखो। इसमें क्या बता रहा है कि +4 से +2 जा रहे हैं, मतलब ये आपको गिवन है इसका रिडक्शन पोटेंशियल। लेकिन हमें चाहिए क्या, इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो अगर मैं इसे E0 Sn+2 से Sn+4 पे ले जाऊं, मतलब कि इस रिडक्शन पोटेंशियल को ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में कन्वर्ट करूं, तो क्या होगा सर, ये वैल्यू माइनस में हो जाएगी, 0.15 वोल्ट हो जाएगी।
ठीक है, चलो लगा दो, पुट कर दो। इसकी वैल्यू दे रखी है -के 0.15 वोल्ट प्लस ये आपको दे रखा है 0.75 वोल्ट। अगर मैं इसे कैलकुलेट करूंगा तो ये आ जाएगा आपका प्लस का 0.60 वोल्ट आपके पास ई नॉट शेल आ गया। समझना एक बात, ये हमारे पास आ गया। अब क्या करना है, इस वैल्यू को यहां पुट कर दो भाई। क्या रह गया कि सर के इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू 10 की पावर, ये कितना आ रहा है 10 की पावर 0.60 इंटू एन आपको चेक करना है। तो देखो यहां पे 2Fe+3 है, रिएक्शन आपकी कहां जा रही है 2Fe2, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज है। वो 2 इलेक्ट्रॉन कौन ले रहा है, ये मतलब यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन ये क्या कर रहा है Sn+2 से Sn+4 2 इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है, वो 2 इलेक्ट्रॉन ये एक्सेप्ट कर रहा है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर है, 2 लगा दिया अपॉन यहां पे 0.0591 है। लो ध्यान से देखो कि के इक्विलिब्रियम 10 की पावर 0.60 इंटू 2 अपॉन, इसको मैं क्या लिख सकता हूं 0.0 इसको लिख सकता हूं मैं 0.0, हाँ 0.6 लिख सकते हैं इसे, इसको क्या लिख सकते हैं सॉरी 0.06 लिख सकते हैं भाई। 59 को 6 के अप्रॉक्स लिख दिया तो देखो ये यहां से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपके पास के इक्विलिब्रियम कितना बचा 10 की पावर 2, मतलब आप जानते हो कि 100 आ जाएगा आपके पास के इक्विलिब्रियम। तो आप इस तरीके से नस्ट इक्वेशन की भी जो एप्लीकेशन थी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैलकुलेट करने की बेटा जी, वो भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये तो एक अभी ट्रेलर था क्वेश्चंस का, इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस आपको असाइनमेंट्स में मिलेंगे और अभी तो हमारा आगे भी बहुत सारे लेक्चर्स रह गए हैं इससे, तो उन लेक्चर्स में मैं आपको बहुत अच्छे क्वेश्चंस कराऊंगा। तो एक बार इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जरूर करना, कॉन्सेप्ट पढ़ लेना, अगर क्वेश्चन ना हो देन आप आराम से सारे क्वेश्चंस को कर सकते हो। तो अब हम इसके बाद नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे और नेक्स्ट क्लास में एक नया टॉपिक सीखेंगे। वो नया टॉपिक क्या होगा, हम वहां पर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट करते हैं, मतलब हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को एक्सपेरिमेंटली हम कैलकुलेट कर सकते हैं या नहीं कर सकते, कर सकते तो कैसे, नहीं कर सकते तो क्या करेंगे हम। तो ये बेटा जी हम नेक्स्ट लेक्चर हमारा इसके ऊपर रहेगा, तो नेक्स्ट लेक्चर पे आगे हम डिस्कस करेंगे इसकी सारी बातें। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, कुछ पढ़ा हो ठीक ठाक, तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दो, आपका कुछ नहीं जाएगा, आपको मिलेगा ही कुछ ना कुछ। तो चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय बाय।